स्टूडेंट्स, आज हम अनुसूची और प्रश्नावली के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ चुके हैं। और प्राइमरी डेटा में सबसे महत्वपूर्ण जो चरण होता है वो हम डेटा कलेक्शन जब करते हैं तो किस तरीके के प्रश्न सूचकों से पूछे जाने हैं और पूछे जाने चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी रिसर्च में। तो ऐसी स्थिति में जो अनुसूची या प्रश्नावली तैयार की जाती हैं वो किस तरीके की होनी चाहिए और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने चाहिए ताकि किसी भी रिसर्चर को उसे जो भी सूचना प्राप्त करनी है वो सही प्राप्त हो सके। प्रश्नावली और अनुसूची दोनों अलग अलग हैं। सामान्यतः अनुसूची प्रश्नों की एक सूची है जो कि प्रगणकों द्वारा सूचकों से पूछताछ करके भरी जाती हैं, और जबकि प्रश्नावली जो होती हैं वो स्वयं सूचकों द्वारा, यानी जिनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है वो अगर खुद क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आंसर लिख रहे हैं उसका, या वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं डायरेक्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नावली के माध्यम से वो देते हैं। जबकि अनुसूची में डायरेक्ट व्यक्ति नहीं देकर प्रगणकों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर प्रगणक जो भी सूचना देने वाले हैं उन लोगों से प्रगणक प्रश्न पूछते हैं और पूछकर सूचना एकत्र करते हैं। तो मूलतः अनुसूची और प्रश्नावली क्या है, किसी भी रिसर्च में जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, जो भी सूचना हमको इकट्ठी करनी है, उस सूचना से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला है, प्रश्नों की एक सूची है, जिसके माध्यम से या उन प्रश्नों के उत्तर जानकर हम सूचकों के बारे में या उन व्यक्तियों के बारे में जिसके बारे में हम किसी भी रिसर्च में जानना चाहते हैं और जो चीज़ें जानना चाहते हैं उन प्रश्नों के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्रश्नावली और अनुसूची में के कुछ गुण हैं, अर्थात प्रश्नावली में किस तरीके के प्रश्न होने चाहिए। तो सबसे पहले है कि प्रश्न पर्याप्त होने चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रश्न बहुत कम हो कि हमें पूरी सूचना मिल ही नहीं सकती, और बहुत ज़्यादा प्रश्न भी नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति प्रश्नों के उत्तर देना ज़रूरी न समझे। तो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे हमारी रिसर्च से संबंधित जितनी भी ज़रूरत और जितनी भी सूचना हमें चाहिए वो एकत्रित की जा सके। सरल और स्पष्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर प्रश्न लंबे जटिल हैं तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल होती है। अगर सूचकांक या सूचकों को प्रश्न समझ में नहीं आएंगे तो वो उसका सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में जहाँ तक हो सके प्रश्नावली और अनुसूची में हमें इस तरीके के प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए जो कि सम्मान सूचक हों और उनसे उनके बारे में सूचना देने में सूचक हिचकिचाए नहीं। संक्षिप्त होने भी ज़रूरी हैं। संक्षिप्तता से मतलब है कि जहाँ तक हो सके हम उनसे जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो हाँ नाम में या अंकों के रूप में अलग अलग विकल्प हों और भरी जाए। तो ऐसे में चूँकि सूचकों का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं उस इन्फॉर्मेशन लेने जाएं और हम उससे बहुत ज़्यादा समय लेंगे, तब वो भी ठीक बात नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चनर ऐसी होनी चाहिए कि हमको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, लेकिन वो हम जितनी जल्दी हो सके सूचकों से सूचना एकत्र कर पाएँ। जितना कम समय उसका लेंगे उतना ही ज़्यादा वो प्रश्नों के सही उत्तर देने में समर्थ होगा। फिर प्रश्नों के स्वरूप के बारे में रॉबर्ट वेसल और एडवर्ड विलेट ने कुछ अलग अलग प्रश्नों के स्वरूप बताए हैं, जिस तरीके के प्रश्नों को प्रश्नावली और अनुसूची में शामिल करके हम सूचनाएं इकट्ठी कर सकते हैं। विविध विकल्प वाले प्रश्न होते हैं जिसमें अलग अलग विकल्प दिए होते हैं। जैसे अगर वैवाहिक स्थिति किसी की जाननी है तो विवाहित हैं, अविवाहित हैं,
तलाकशुदा हैं। तो इस तरीके के अलग अलग विकल्प हैं जिसमें आपको टिक का निशान या सही या निशान लगाना होता है। तो ये सूचना बहुत जल्दी, इस तरीके की सूचनाएं बहुत जल्दी ली जा सकती हैं। हाँ या ना में उत्तर देने वाले प्रश्न होते हैं। कोई भी प्रश्न जिसमें अगर वो सही है तो हाँ भरना है, नहीं है तो नहीं भरना है। कुछ प्रश्न विशिष्ट सूचनाओं वाले प्रश्न होते हैं, जैसे आपकी उम्र कितनी है या आपकी आय कितनी है, कुछ इस इन्फॉर्मेशन हम जिसमें जानना चाहते हैं। कुछ ओपन क्वेश्चंस होते हैं, खुले प्रश्न जिन्हें कहते हैं, जो सामान्यतः इसलिए पूछे जाते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति हैं या जिनसे भी हमको सूचनाएं इकट्ठी करनी है, उन लोगों के विचार हम जान सकें। और विचार जानने के लिए इस तरीके के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। और कुछ प्रश्न वर्जित प्रश्न माने गए हैं। वर्जित प्रश्न का मतलब है कि कुछ ऐसे प्रश्न जिनको जहाँ तक हो सके हमें अपनी अनुसूची और प्रश्नावली में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सूचना देने वाला होता है उसके आत्मसम्मान को, उसकी धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। और ऐसे में जो सूचक होते हैं, सूचकों के मन में शंका हो सकती है, विरोध उत्पन्न हो सकता है और वो सूचना देने से मना कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके वर्जित प्रश्नों को नहीं शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी प्रश्नावली और अनुसूची में कुछ अंतर है। प्रश्नावली भरने का जो जिम्मेदारी होती है, प्रश्नावली और अनुसूची में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो प्रश्नावली और अनुसूची दोनों ही चीज़ें प्रश्नों की एक सूची है या प्रश्नों की एक श्रृंखला है क्रमबद्ध, जिसके माध्यम से हम जिस व्यक्ति से भी सूचना लेना चाहते हैं ले सकते हैं उन प्रश्नों को पूछकर। बस दोनों में जो बेसिक अंतर है वो सूचना लेने के तरीकों में ही अंतर होता है। प्रश्नावली भरने की जो जिम्मेदारी होती है वो सूचकों की खुद की होती है। प्रश्नावली कैसे भेजी जाती है? सामान्यतः डाक से भेज दी जाती है। जिस व्यक्ति से सूचना लेनी है उसे डाक से जो भेजा जाता है कि प्रश्नों का एक श्रृंखला प्रश्नों को तैयार करके, तो जब डाक से भेजी जाती है तो स्वयं सूचक खुद उस प्रश्नों को पढ़ के उनके उत्तर उसमें लिखकर और पुनः वापस डाक से लौटा देता है। जबकि अनुसूची भरवाने का जो दायित्व है वो स्वयं किसका होता है? सूचकों का नहीं होता, प्रगणकों के माध्यम से उसमें सूचनाएं भरी हो जाती हैं। यानी रिसर्चर खुद नहीं जाता, लेकिन वो अपने प्रगणक भेजता है, जो व्यक्ति से संपर्क करते हैं उससे बात करते हैं और जो अनुसूची होती हैं उसे भरकर लाते हैं। प्रश्नावली में यदि किसी कारण से सूचक प्रश्नों को नहीं समझ पाए तो ऐसी स्थिति में जो भी सूचना हमें प्राप्त होगी वो सही नहीं होगी, अपूर्ण होगी। जबकि अगर प्रगणक सूचना भरते हैं अनुसूची के माध्यम से, तो ऐसे में प्रगणक प्रत्येक प्रश्न का सही आशय स्पष्ट कर देते हैं और जो भी सूचना प्राप्त होती है वो पूरी की पूरी स्पष्ट रूप से उसमें दर्शाई गई होती हैं। प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित लोगों के लिए करना संभव है, क्योंकि डाक से भेजी जाएगी। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वही प्रश्नावली को भर सकता है। अशिक्षित अगर हमारा वर्ग है इन्फॉर्मेशन लेने वालों का, तो ऐसे में उनसे सूचना इकट्ठा करने के लिए हम प्रश्नावली का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि अनुसूचियों का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित कैसा भी वर्ग हो आपके रिसर्च का, उससे हम सूचना अनुसूचियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नावली में सूचना इकट्ठा करना काफ़ी मितव्ययी होता है, क्योंकि सीधा डाक से भेज दिया जाता है। जबकि प्रकरणों के माध्यम से जब अनुसूची में इकट्ठा करते हैं सूचनाओं को, तो इसमें प्रकरणों की नियुक्ति करनी होती है, उन्हें सही तरीके की गाइडेंस देनी पड़ती हैं, तभी जाकर ये काम संभव होता है। तो इस काम में समय भी ज़्यादा लगता है और ये काम कम महंगा होता है, ज़्यादा महंगा होता है। जो प्रश्नावली हैं
इसमें सूचना इकट्ठी करने में ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जहाँ आपने डाक से भेज दिया, लेकिन जिससे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है उसको बार बार आप हमको कहना पड़ता है कि आप उसको भर के हमारे पास पुनः भेज दीजिए। तो जब तक वो नहीं भेजेगा तब तक आपका रिसर्च का काम पूरा नहीं होगा। जबकि प्रगणक खुद जाते हैं, अनुसूचियाँ स्वयं भरवाते हैं, तो एक निश्चित समय में रिसर्च में इंफॉर्मेशन कलेक्शन का या डेटा कलेक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा प्रश्नावली में सूचकों का सहयोग, यानी जिनसे हमको डाटा लेना है, डेटा कलेक्ट करना है जिनसे, उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। जबकि इसमें अनुसूचियों में अगर प्रगणक बहुत ही प्रशिक्षित हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, तो ऐसे में वो आसानी से सूचना इकट्ठी कर लेगा। तो इस तरीके से प्रश्नावली और अनुसूचियाँ क्या होती है, अलग अलग होती हैं। एक उदाहरण हम देख सकते हैं प्रश्नावली का कि किस तरीके से हम प्रश्नावली तैयार कर सकते हैं। कि जिस भी परिवार से या व्यक्ति से हमको सूचना इकट्ठी करनी है, उनका नाम क्या है, पता क्या है, वो किस तरीके का व्यवसाय करते हैं, इसके विकल्प दिए हुए हैं। उनके परिवार की स्थिति के बारे में पूछा गया है, कितने पुरुष हैं, कितना स्त्री कितने हैं, और योग क्या है। इसके साथ ही आय के बारे में सूचनाएं इस तरीके से इकट्ठी की जा सकती हैं, और उनका व्यय किस तरीके का है, परिवार में किन किन चीज़ों पर खर्च किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। तो ये एक प्रश्नावली का उदाहरण है जिसमें जो भी सूचनाएं हमको एकत्र करनी है उनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जा सकता है। ये तो हमारी बात हुई प्राइमरी डेटा कलेक्शन की, कि प्राइमरी डेटा जब कलेक्ट करना है हमको, तो ऐसे में प्रश्नावली और अनुसूची के माध्यम से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी डेटा है, द्वितीयक समंक जिन्हें कहते हैं, उनको तो वैसे भी हमने पहले बात की थी द्वितीयक समंक किसे कहते हैं। तो जो समंक पहले ही ज्ञात हैं और उनका हम अगर अपने अनुसंधान में प्रयोग कर रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, द्वितीयक समंक कहते हैं। द्वितीयक समंक में प्रकाशित स्रोत हो सकते हैं समंकों के, और अप्रकाशित स्रोत हो सकते हैं। प्रकाशित स्रोत में जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन हुए, सरकारी प्रकाशन हुए, अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन, प्रतिवेदन, अलग अलग समितियां जो बनती हैं उनकी रिपोर्ट्स हुए, व्यापारिक संस्थाओं के या यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च किए जाते हैं उनमें जो भी प्रकाशित होता है शोध कार्य, वो सारी इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी डेटा से हमको मिलती हैं। और कुछ अप्रकाशित स्रोत भी होते हैं सेकेंडरी डेटा में, जिनसे भी हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसी रिसर्चर्स हैं जिन्होंने किसी कारण से अपनी जो भी रिसर्च की है, अनुसंधान किया है, वो प्रकाशित नहीं करवाई हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन भी अगर हमको मिलती है तो वो हम सेकेंडरी डेटा में शामिल कर सकते हैं। कुछ अप्रकाशित स्रोत भी सेकेंडरी डेटा में होते हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्नावली किसे कहते हैं, अनुसूची किसे कहते हैं, और इनमें क्या अंतर है। बहुत ही बारीक अंतर है प्रश्नावली अनुसूची में। सामान्यतः इनको एक ही समझ लिया जाता है, पर हम यहाँ चूँकि स्टैटिस्टिक्स में आपका ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा आपके कोर्स में है, तो आपको प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर होता है, प्रश्नावली किसे कहते हैं, अनुसूची किसे कहते हैं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।